हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका जो न्यू चैप्टर चल रहा था पिछली क्लास में, जो 9 नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम था एंजाइम्स। तो देखिए, एंजाइम तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार एंजाइम के सक्रिय स्थलों से क्रियाधर आकर है वो जुड़ते हैं और ये क्रियाधर के पुराने बंधों को तोड़ देते हैं और उसकी जगह नए बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण जो क्रियाधर है वो किस में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। जैसे ही वो उत्पाद में बदलता है, वो क्रियाधर के सक्रिय स्थलों से हट जाता है और चला जाता है, जबकि क्रियाधर के जो सक्रिय स्थल है वो वापस रिक्त रह जाते हैं। नए एंजाइम के सक्रिय स्थल वापस रिक्त हो जाते हैं नए क्रियाधरों के अणु को जोड़ने के लिए। अब देखिए, जो एंजाइम और क्रियाधर के जुड़ने का जो संकुल बनता है, जो संबंध बनता है, उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अलग अलग मत दिए कि किस प्रकार एंजाइम है वो क्रियाधर को जोड़ता है और किस प्रकार उसकी संरचना में चेंज होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो एक सिद्धांत दिया गया था, जिसे बोला गया था ताला कुंजी का सिद्धांत। ताला कुंजी या चाबी का सिद्धांत। ताला कुंजी का सिद्धांत, और ये जो सिद्धांत है वो एक वैज्ञानिक थे एमिल फिशर, उनके द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत एमिल फिशर द्वारा दिया गया। देखिए, ताला कुंजी सिद्धांत में इन वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जिस प्रकार किसी ताले से उसी की चाबी से ही वो ताला खुल सकता है, उसी प्रकार किसी एंजाइम के पास भी क्रियाधर से जुड़ने के लिए जो सक्रिय स्थल होते हैं, उसमें अगर उचित प्रकार का क्रियाधर आकर जुड़ेगा तो ही एंजाइम उसकी क्रियाधर को उत्पाद में चेंज करेगा, वरना दूसरा क्रियाधर ना तो जुड़ सकता है, ना संकुल बनेगा और ना ही वो उसको उत्पाद में चेंज करेगा। यानी अगर गलत चाबी से ताला नहीं खुलता है, उसी प्रकार अगर उचित प्रकार का क्रियाधर एंजाइम से नहीं जुड़ेगा तो एंजाइम भी उसकी क्रियाविधि को चेंज नहीं करेगा और उस क्रियाधर को उत्पाद में नहीं बदलेगा। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार कोई ताला उसी की चाबी से खुलता है, उसी प्रकार एंजाइम से भी वही क्रियाधर जुड़ सकता है जो एंजाइम की बनावट में उचित प्रकार से व्यवस्थित हो जाए। तो ताला चाबी का सिद्धांत क्या बोलता है? जिस प्रकार कोई चाबी उचित प्रकार की चाबी से ही ताला खुलता है, उसी प्रकार अगर क्रियाधर की संरचना एंजाइम के रिक्त स्थानों की तरह होगी तो ही वो एंजाइम उस क्रियाधर के साथ संकुल बनाएगा और उसको उत्पाद में बदलेगा, अन्यथा नहीं बदल सकता। यानी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में डायग्राम बना के कि किस प्रकार जैसे ये क्रिया एंजाइम है, इस एंजाइम में क्या होगा? सक्रिय स्थल होगा। ये सक्रिय स्थल है इस प्रकार का। अगर कोई क्रियाधर आएगा, उसकी संरचना अगर इस सक्रिय स्थल के जैसी है
तो ही वो इसके साथ जुड़ पाएगा, अन्यथा नहीं जुड़ पाएगा। ये क्या है? ये है क्रियाधर और ये है एंजाइम सक्रिय स्थल। एंजाइम सक्रिय स्थल। एक तो ऐसा क्रियाधर होता है और एक क्रियाधर देखिए, एक अगर इस प्रकार का क्रियाधर होगा तो क्या ये क्रियाधर इस एंजाइम के साथ जुड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इन दोनों की संरचना ही अलग अलग है, बेमेल संरचना है, इसलिए ये एंजाइम इस क्रियाधर को अपने साथ नहीं जोड़ेगा। ये भी क्रियाधर है और ये भी क्रियाधर है। लेकिन सही उचित कौन सा? ये क्रियाधर है, जबकि ये क्रियाधर क्या है? गलत है, क्योंकि इसकी संरचना में सही संबंध कौन बिठाएगा? ये फर्स्ट वाला क्रियाधर, जबकि सेकंड वाले की संरचना है उसमें भी क्या है? अंतर है, इसलिए ये इस एंजाइम के साथ नहीं जुड़ सकता। नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अगला दूसरा सिद्धांत है वो है प्रेरित। ये था, पहला था ताला कुंजी या ताला चाबी का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। देखिए उस सिद्धांत में क्या कहा गया है? प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। और यह सिद्धांत दिया गया था कोसलैंड नामक वैज्ञानिक द्वारा। यह सिद्धांत कोसलैंड नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। ठीक है, देखिए ये सिद्धांत क्या बोलता है कि जो एंजाइम और क्रियाधर जुड़ते हैं तो एंजाइम के जो सक्रिय स्थल है वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल क्रियाधरों के जैसे ही हो पहले से, वो पहले से थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन जैसे ही क्रियाधर उनके संपर्क में आता है तो वो उनके आकार के हो जाते हैं और प्रेरण के द्वारा वो अपने आकार को चेंज कर देते हैं। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? आसंजन, प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। यानी क्रियाधर के प्रेरण के कारण एंजाइम है वो अपने सक्रिय स्थलों को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया? प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम के सक्रिय स्थल बिल्कुल क्रियाधर के
बिल्कुल क्रियाधर की संरचना के समान नहीं होते, समान नहीं होते, परंतु जैसे ही क्रियाधर एंजाइम के संपर्क में जाते हैं तो क्रियाधरों की संरचना में, एंजाइम के सक्रिय स्थलों में जाते हैं तो एंजाइम के सक्रिय स्थलों में परिवर्तन होता है तथा वे क्रियाधर के समान हो जाते हैं। इसलिए इन्हें प्रेरित आसंजन कहा गया। इसलिए इन्हें प्रेरित आसंजन कहा गया। यानी ये वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि क्रियाधर और एंजाइम होता है, तो एंजाइम के जो सक्रिय स्थल थे ना, वो बिल्कुल इसकी संरचना के जैसे नहीं थे, वो थोड़े से पहले अलग थे। लेकिन जैसे ही क्रियाधर इसके संपर्क में जाता है तो ये इसके स्थान इसके समान हो जाते हैं और वो इसको ग्रहण कर लेते हैं। यानी क्रियाधर के प्रेरण के कारण जो एंजाइम के सक्रिय स्थल है वो चेंज हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया? प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, एंजाइम की संरचना में क्या होता है, ये एंजाइम है, इस एंजाइम का जो प्रारंभिक सक्रिय स्थल था वो कैसा था? इस प्रकार का था सक्रिय स्थल। जबकि क्रियाधर था वो कैसा था? क्रियाधर था वो इस प्रकार का था। क्या ये दोनों संरचनाएं बिल्कुल मेल खाती है? बिल्कुल मेल नहीं खाती, क्योंकि यहां पर ये थोड़ा सा क्या है, मुड़ा हुआ है। ये इस प्रकार मुड़ा हुआ है, जबकि यहां पर ये क्या है, बिल्कुल सीधा ही है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जैसे ही ये क्रियाधर इसके संपर्क में जाएगा, ये क्रियाधर इसके संपर्क में जाएगा, तो इसकी संरचना में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये इसको धारण कर लेगा इसकी जैसी संरचना बनाकर।
तो संरचना चेंज हुई कि नहीं हुई? देखिए क्रियाधार की संरचना है वो चेंज हो गई, पहले थोड़ी मुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही एंजाइम की संरचना सक्रिय स्थल है वो चेंज हो गया। पहले क्या था, थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, लेकिन क्रियाधार की संरचना क्या थी, सीधी थी। तो जैसे ही क्रियाधार इसकी संपर्क में आया तो इसने अपनी जो शेप थी इसको चेंज कर लिया, और ये भी क्रियाधार की तरह कैसा हो गया, पहले ये टेढ़ा था लेकिन ये सीधा था, जैसे ये संपर्क में आया इसने भी इसको धारण करके ये क्या हो गया, सीधा हो गया। तो ये इसको क्या बोला गया, प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। आया समझ में? नोट कर लीजिए। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो ताला चाबी वाला सिद्धांत ही सबसे मान्य है, नोट कीजिए। अब देखिए ये तो हमने सिद्धांत देख लिए दोनों, ताला चाबी का सिद्धांत और प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। आगे पॉइंट आता है कि जो एंजाइम होता है वो अभिक्रिया में और क्या रोल निभाता है, ये क्रियाकारक को उत्पाद में बदलता है। तो क्रियाकारक तो उत्पाद में बिना एंजाइम के भी बदल सकता था, तो मेन रोल अब आता है कि अगर एंजाइम क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है और एक अपने आप क्रियाधार उत्पाद में बदलता है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो अगर एंजाइम की उपस्थिति में क्रियाधार उत्पाद में बदलता है तो वो कम समय में बदल जाता है, टाइम बहुत कम लगता है। और क्यों कम लगता है? क्योंकि क्रियाधार को उत्पाद में बदलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जिसको सक्रियण ऊर्जा बोला जाता है, उस ऊर्जा के लेवल को एंजाइम है वो कम कर देता है, यानी कम ऊर्जा की कारण ही क्रियाधार है वो जल्दी से उत्पाद में बदल जाता है। और अगर एंजाइम उपस्थित नहीं होता है तो उस क्रियाधार को उत्पाद में बदलने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, और उसको क्या बोला जाता है, सक्रियण ऊर्जा बोला जाता है। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग है एंजाइम द्वारा सक्रियण ऊर्जा को कम कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। क्रियाधार को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अगला पॉइंट, एंजाइम की उपस्थिति में क्रियाधार को कम सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तथा वह जल्द ही उत्पाद में बदल जाता है।
जैसे देखिए दो हम अलग अलग अभिक्रियाओं को अध्ययन कर रहे हैं। एक ही अभिक्रिया है, दो प्रकार की अभिक्रिया। एक पहले ये हो रही है, इधर हम लिखेंगे सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। अब एक अभिक्रिया ये हो रही है, इस क्रिया कारक को उत्पाद में बदलने के लिए इतनी सक्रियण ऊर्जा चाहिए, फिर ये किस में बदलेगा, उत्पाद में बदलेगा। यानी यहां पर है ये क्रिया कारक और यहां पर है उत्पाद, और इसको इतनी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरी अभिक्रिया होगी जिसमें कम सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जब उसको एंजाइम डाल दिया जाएगा तो इसको इतनी सक्रियण ऊर्जा चाहिए और ये इसके पहले ही क्या होगा, उत्पाद में बदल जाएगा। यानी क्रियाकारक किस में बदल जाएगा, उत्पाद में। एक तो सक्रियण ऊर्जा का मान इतना है और एक में सक्रियण ऊर्जा का मान इतना है। ये है एंजाइम रहित अभिक्रिया। और ये है एंजाइम युक्त अभिक्रिया। एंजाइम रहित अभिक्रिया और एंजाइम युक्त अभिक्रिया, तो बताइए सक्रियण ऊर्जा कम किसको चाहिए, एंजाइम वाली जो अभिक्रिया थी उसको ऊर्जा कम लगी और वो जल्दी से उत्पाद में परिवर्तित हो गया। लेकिन जो एंजाइम रहित जो क्रियाकारक था, क्रियाधर था, उसको ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ी और वो धीरे उत्पाद में चेंज हो गया। तो इस प्रकार जो एंजाइम होता है वो अभिक्रिया को जल्दी करवाता है, क्योंकि वो उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एंजाइमों का नामकरण किस आधार पर दिया गया है। तो नामकरण दो आधार पर दिया गया है। एक तो उनमें क्रियाधर के नाम के पीछे एज लगा देने से एंजाइम का नाम बन जाता है, और एक उनमें रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर नाम दिया जाता है। तो दो प्रकार है, एक तो क्रियाधर के आधार पर और एक होते हैं रासायनिक क्रिया के आधार पर। तो देखिए नेक्स्ट, एंजाइम का नामकरण दो प्रकार से दिया जाता है। पहला है क्रियाधर के आधार पर, दूसरा है रासायनिक क्रिया के आधार पर। ठीक है, तो देखिए यदि क्रियाधर के नाम के पीछे हम एज लगा देते हैं तो उसे एंजाइम का नाम बन जाता है। जैसे माल्टोज क्रियाधर है, उसके पीछे आपने एज लगा दिया तो उसमें काम प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा, माल्टेज एंजाइम कहलाएगा। तो देखिए क्रियाधर के
नाम के पश्चात एज लगा देने से एंजाइम का नाम बन जाता है। जैसे माल्टोज प्लस एज, तो एंजाइम कौन सा बन गया? माल्टेज। तो ये क्या है? ये है क्रियाधर और ये है एंजाइम। आया समझ में? फिर दूसरा है रासायनिक क्रिया के आधार पर, यानी एंजाइम जिन पदार्थों के साथ क्रिया करता है उन्हीं के अनुसार उसका नाम हो जाता है। जैसे जल से संबंधित अभिक्रिया, हाइड्रोजन से संबंधित अभिक्रिया है तो उसको हाइड्रोलेज बोला जाता है। कार्बन से रिलेटेड अभिक्रिया उसको कार्बोक्सिलेज बोला जाता है। तो देखिए, अभिक्रिया की प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर भी एंजाइम का नाम दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन से संबंधित हाइड्रोलेज, कार्बन से संबंधित कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो इस प्रकार एंजाइमों का नामकरण किया जाता है। नोट कर लीजिए। अब देखिए, एंजाइमों को उनकी क्रियाविधि के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो कार्य के आधार पर एंजाइमों का वर्गीकरण। सबसे पहला है ऑक्सीडोरिक्टेजेज, एक है ट्रांसफरेजेज। तो देखिए, ऑक्सीडोरिडेजेज किससे बोला जाता है? वे एंजाइम जो किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीडोरिडेजेज। और ट्रांसफरेजेज वे एंजाइम जो हाइड्रोजन अणु के अलावा अन्य अणुओं का एक
क्रियादर से दूसरे क्रियादर में क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रांसफरेजेज। तो देखिए वे एंजाइम जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन से संबंधित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब है किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलना, और अपचयन का मतलब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करना किसका काम किया जाता है, एंजाइमों के द्वारा। और ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं से जुड़े हुए रहते हैं उन्हें क्या क्या बोला जाता है, ऑक्सीडोरिक्टेजेज। ठीक है, अगला है ट्रांसफरेजेज। वे एंजाइम जो दो क्रियाधरों के मध्य हाइड्रोजन अणु के अलावा अन्य अणुओं, वे एंजाइम जो दो क्रियाधरों के मध्य हाइड्रोजन अणु के अलावा अन्य अणुओं के स्थानांतरण को प्रेरित करते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्रांसफरेजेज है वो कहलाते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, ऑक्सीडेजेज और ट्रांसफरेजेज। अगले जो प्रकार है वो है हाइड्रोजेलेज और लाइजेज। हाइड्रो का मतलब होता है जलीय अणु। तो वे एंजाइम जो दो यौगिकों के मध्य जल के अणुओं का स्थानांतरण करते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजेलेज। वे एंजाइम जो दो यौगिकों के मध्य जल के अणु का स्थानांतरण करते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजेलेज। और लाइजेज वे एंजाइम जो दो यौगिकों के मध्य बिना जल के अणु का निष्कासन किए सहसंयोजक बंधों को तोड़कर समूह स्थानांतरण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जल के अणुओं का स्थानांतरण करने वाले एंजाइम क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजेलेज। और जल के अणु को बिना स्थानांतरित किए सहसंयोजक बॉन्ड को तोड़कर अन्य समूहों का स्थानांतरण करने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं, लाइजेज एंजाइम कहलाते हैं। नोट कर लीजिए। लास्ट में दो है, एक है लाइगेजेज और एक है आइसोमरेज। आइसोमरेज
लाइजेज एंजाइम ने तो क्या किया था, सहसंयोजक बॉन्ड को तोड़कर दो यौगिकों को अलग अलग किया था, जबकि ये जो एंजाइम है वो सहसंयोजक बंध को बनाएंगे और दो यौगिकों को जोड़ेंगे। तो देखिए ये एंजाइम सहसंयोजक बंधों को बनाकर दो यौगिकों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो लाइजेज और लाइगेजेज में आपको अंतर समझ में आया। फिर आता है आइसोमरेज, यानी दो समावयवी संरचनाओं के मध्य क्या करते हैं, एक दूसरे की संरचना में चेंज करने में ये एंजाइम सहायक होता है। समावयवता दर्शाई जाती है अणुओं के द्वारा अपने स्थान को चेंज करके। तो जब अभिक्रियाओं में समावयवता होती है तो कौन से एंजाइम सहायता करते हैं, आइसोमरेज। दो अभिक्रियाओं के मध्य समावयवी रूप परिवर्तित करने में सहायक एंजाइम क्या कहलाते हैं, आइसोमरेज कहलाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका ये जो एंजाइम्स वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।